मैं शुभम चौहान युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल वाइसराय एक मजेदार कहानी की तरह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हम किन किन गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे तो उनके नेम जान लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, वेलेंजली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, मैटकॉफ, डलहौजी और केनी। इन गवर्नर जनरल के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति मांगी और जहांगीर ने उन्हें अनुमति दे दी और अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद 1757 में ब्रिटिश लोगों ने बंगाल पर आक्रमण किया जो प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता था। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना शासन बंगाल पर भी स्थापित कर लिया प्लासी युद्ध के बाद। ठीक है। और यह युद्ध ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में संचालन करने हेतु बंगाल का पहला गवर्नर किसे चुना गया तो वो चुना गया रॉबर्ट क्लाइव को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि भारत में नियुक्त होने वाला बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। अब हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम एक ओवररिव्यू जान लेते हैं। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तब ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तब भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा। उसके बाद 1833 में जब चार्टर एक्ट आया तब बंगाल के गवर्नर जनरल के बजाय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च पद भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा। उसके बाद 1858 में इसे वाइसराय कर दिया गया और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब इसे वापस गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा जब तक कि भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। अब हम गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले एक बता देता हूं कि डिस्कस करने से पहले आप गवर्नर जनरल के नाम याद करने पर ध्यान मत दीजिएगा। इनके काम से इनका नाम याद करने की कोशिश करिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो इनके शासनकाल में रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासन के दौरान द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया। द्वैध शासन व्यवस्था यानी दायर की व्यवस्था। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि द्वैध शासन व्यवस्था ये क्या होती है। यानी द्वैध शासन व्यवस्था की बात की जाए तो ऐसी व्यवस्था जो दो शासक के हाथों में हो उसे द्वैध शासन या दायर की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। अब भारत इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो दो शासक के हाथ में, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट, करेंसी ये सारी चीजें आती है और राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा ये सभी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी में जब रॉबर्ट क्लाइव का शासन था तो इन्होंने बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी ये दो शासन व्यवस्था है। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्रशासन जो था वो बंगाल का नवाब चलाता था। यानी शासन व्यवस्था दो शासन के हाथ में थी तो जो प्रशासन था बंगाल का वो नवाब चलाता था और पूरा सब सैनिक व संरक्षण ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। और उसके बाद लॉर्ड वेलेंस्टर कोर्टियर और उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने। ठीक है। तो कौन बने बंगाल के गवर्नर? वारेन हेस्टिंग। जो लॉर्ड वेलेंस्टर कोर्टियर ये जो गवर्नर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में इसलिए हम थोड़ा बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम वारेन हेस्टिंग के बारे में बात करें तो इनके शासनकाल में 1774 में यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके बाद यह है वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। यानी बात करें तो बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था तो बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो था वारेन हेस्टिंग। यानी आखिरी वारेन हेस्टिंग और गवर्नर जनरल पहला ये वारेन हेस्टिंग बने। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो इसके
तीन उद्देश्य थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना और संसदीय प्रणाली को स्थापित करना, राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। ये तीन रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके पहली न्यायाधीश कौन थी? एलिजा इम्पे थी। यानी 1773 के बाद जो 1774 में जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके पहली न्यायाधीश कौन थी? एलिजा इम्पे थी। और यह स्थापना कब किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अब आगे अगर डिस्कस करें तो इसी के समयकाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसके समयकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के समयकाल में। इसके साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। किनके समयकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के समयकाल में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में जो पारित किया गया था, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। तो वारेन हेस्टिंग को पिट्स इंडिया एक्ट पसंद नहीं था, तो इसके विरोध में वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। वहां जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया, पर संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। इसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस वो बने अगले गवर्नर जनरल, यानी अगला बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसके बाद ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समयकाल में तीन प्रमुख काम किए थे: सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तीनों के बारे में। सबसे पहले आती है सिविल सेवा। तो आपको पता ही है कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा गया है और सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून के द्वारा की जाती थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये मैं आपको आगे जब लॉर्ड डलहौजी का समयकाल आएगा तब उनके शासनकाल में बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद आता है पुलिस व्यवस्था। तो कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारी भी नियुक्त किए। स्थायी बंदोबस्त, जब 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमिकर योजना लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना होता था और 10% भाग अपने पास रखना होता था। इस योजना को सर जॉन शोर ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद श्री लॉर्ड कॉर्नवालिस के समयकाल में श्री रंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समयकाल में टीपू सुल्तान के साथ श्री रंगपट्टनम की संधि भी की थी। अब रंगपट्टनम ये क्या है? ये जगह है जो मैसूर से 9 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के टापू पर स्थित है और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी घेराबंदी करवाई थी। उस समय इस किले पर हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान राज किया करते थे। और जब 1792 ईस्वी में इस घेराबंदी का अंत हुआ, अंग्रेजों के साथ एक संधि कर हुआ था। जो संधि हुई वह टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी और यह संधि श्री रंगपट्टनम की संधि कहलाई थी। ठीक है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सर जॉन शोर। जो सर जॉन शोर थे, इनके समयकाल में एक प्रमुख घटना यह हुई है कि खारदा का युद्ध। अब देखो, इसको याद करने की मेरे दिमाग में एक मस्त ट्रिक आई है। खारदा का युद्ध, यानी खारदा यानी होता है खरखर। खरखर एक साउंड होता है और उस साउंड से क्या होता है? शोर होता है। तो सर जॉन शोर से आप याद रख सकते हैं खारदा का युद्ध। उसके बाद है लॉर्ड वेलेंजली, यानी इनका समयकाल जो है 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेंजली का समयकाल रहा। इसे बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता है। इसके समयकाल में जो प्रमुख घटना हुई है, सहायक संधि, बसिन की संधि, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध और प्रेस पर प्रतिबंध। तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध ये क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और प्रेस पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगा था? तो लॉर्ड वेलेंजली के शासनकाल में लगा था। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेस पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगा हुआ था। तो प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड वेलेंजली के शासनकाल में लगा हुआ था। और किसके शासनकाल में इसे मुक्त कर दिया गया, इसको मैं आगे आने वाले पॉइंट में डिस्कस कर दूंगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम सहायक संधि प्रणाली की बात करें तो इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने की थी सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत? तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था, सबसे पहले भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर था ना, उसने भारत में
इस सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य सरकार का विस्तार करना था। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश जो राज्य था इसका विस्तार करना था। तो अब इस प्रणाली को जो दूसरे राज्य थे उनसे संधि कर कर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। किस संधि के तहत? सहायक संधि प्रणाली के तहत। और सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने इस संधि को स्वीकार किया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के शासक ने सबसे पहले संधि को स्वीकार किया था। अब हम बसिन की संधि की बात करते हैं। तो यह संधि पेशवा बाजीराव और मराठा पेशवा के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और बाजीराव पेशवा के बीच यह संधि हुई थी। अब हम डिस्कस करते हैं लॉर्ड वेलेंजली, यानी जो इसके अंतर्गत चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध भी हुआ था। अंग्रेजों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध लड़े होंगे। तो 32 वर्षों में 1767 ईस्वी से 1799 ईस्वी के मध्य 4 युद्ध लड़े गए हैं। तो चौथा मतलब जो एंग्लो मैसूर युद्ध है यह रंगपट्टनम की जो संधि है वो उससे जुड़े हुए हैं। तो यानी जो श्री रंगपट्टनम की संधि है उनके समयकाल में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच समय समय पर युद्ध हुए हैं। तो उनको इस मतलब जो एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता था। यानी प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और चतुर्थ प्रथम मैसूर युद्ध। तो जो 1799 ईस्वी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब 1799 में जब चतुर्थ प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था तो तब लॉर्ड वेलेंजली की मृत्यु हो गई थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में, तब इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब इनके समयकाल में प्रेस पर प्रतिबंध जो था वो लगाया गया। किसके समयकाल में लगाया गया? लॉर्ड वेलेंजली। और किसके समयकाल में से हटाया गया वो मैं आगे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो इनके समयकाल में उत्तर प्रदेश के गीजापुर में मृत्यु हो गई थी। एंड आगे बात करें सर जॉर्ज वालो वेलोर, इनके समयकाल में वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। और एक और है, यह इनका नाम है लॉर्ड मिंटो। इनके समयकाल में प्रमुख घटना अमृतसर की संधि हुई थी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग, इनके समयकाल की बात की जाए तो इनके समयकाल की बात करते हैं तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? टॉमस मुंडो थे। उन्होंने 1820 में मद्रास में रियायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद बम्बई के गवर्नर ने भी इस व्यवस्था को लागू किया। रियायतवाड़ी व्यवस्था ये क्या थी? तो इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। जो स्थायी बंदोबस्त उसी के अंतर्गत ये रियायतवाड़ी व्यवस्था आती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या थी। तो यानी रियायतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो यानी जो ब्रिटिश सरकार और किसान इनके बीच में जमींदारों का रोल हुआ करता था। यानी ब्रिटिश सरकार और किसान के बीच में जमींदारों का रोल हुआ करता था। तो हुआ क्या कि जमींदार जो थे वो बीच में ही लगान की लूटबाजी करने लगे थे, जिसके कारण जो ब्रिटिश सरकार था उसका राजस्व नहीं बढ़ पा रहा था। तब ब्रिटिश सरकार ने इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम था रियायतवाड़ी व्यवस्था था। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, जमींदारों का जो रोल था वो खत्म ही कर दिया गया था और अब किसानों को जो सीधे अब किसानों को क्या किया, जब जमींदारों का रोल खत्म कर दिया गया तब ब्रिटिश सरकार ने किसानों को ही जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया था और उसके बाद किसान को लगान सीधे इस रियायतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को देना था। अब उसके बाद क्या हुआ, जो किसान को लगान सीधे ब्रिटिश सरकार को देना था और जो किसान लगान नहीं देता था उसे जमीन छीन ली जाती थी इस रियायतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। और रियायतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू हुई थी और मद्रास में कहाँ लागू हुई थी, तो 12 माइल में शुरू हुई थी। मद्रास के 12 माइल में शुरू हुई थी ये रियायतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लॉर्ड एम्सहर्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका सबसे महत्वपूर्ण है तो इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका समयकाल रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके समयकाल में 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और जब चार्टर एक्ट आया तब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के नाम से कहलाने लगा। इसके बाद देखो, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे इन्होंने क्या अपने समयकाल में बहुत अच्छे काम किए थे। तो
आपको इसका उल्टा ये होगा कि इन्होंने बुरे कामों पर बैन लगा दिया गया था। तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्होंने अपने समयकाल में बुरी बुरी चीजों पर बैन लगा दिया गया था। बेंटिंग से याद रख सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बुरी बुरी चीजों पर बैन लगा दिया था और अच्छे अच्छे कार्य किए। जैसे कि इनके कार्यों की बात की जाए तो राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर बैन लगा दिया था, ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया था। 1835 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, यह भी एक अच्छा कार्य। अंग्रेजों में भारत में उच्च शिक्षा को माध्यम बनाया, नहरें सड़कें जैसी कई सार्वजनिक सुधार किए। तो इन्होंने अपने समयकाल में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे। उसके बाद आता है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, इनके समयकाल में बात की जाए तो इनके शासनकाल में प्रेस की स्वतंत्रता दिलाने का प्रमुख काम किया गया था। देखिए ध्यान रखिएगा, इनके समयकाल में मैंने आपको बताया था कि किसके समयकाल में प्रेस पर बैन लगा दिया गया था। तो लॉर्ड तो किनके समयकाल में प्रेस पर बैन लगा दिया गया था? तो लॉर्ड वेलेंजनी के समयकाल में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने इसे मतलब प्रेस की स्वतंत्रता दिलाने का एक प्रमुख काम किया था। उसके बाद आता है ऑकलैंड, उसके बाद एलेनबरो, उसके बाद लॉर्ड हॉर्नडी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का अंत और रविवार की छुट्टी का शुरुआत हुई थी। और लॉर्ड हॉर्डिंग के समयकाल में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता था। अब इनके समयकाल में जो प्रमुख घटना हुई है उनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इनके समयकाल में रेलवे का विकास हुआ, यानी पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक चली थी। आपको पता ही है इसके बारे में। तो संचार प्रणाली का विकास हुआ, पहली संचार सेवा आगरा और कलकत्ता के बीच शुरू की गई। उसके बाद 1854 में डाकघर अधिनियम पास हुआ, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, डाक टिकट का प्रचलन किस सन में शुरू हुआ था? तो 1854 में। सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून के द्वारा की जाती थी, पर इसने सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी। ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो वह की थी लॉर्ड डलहौजी ने। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इनके समयकाल में पहले भारतीय आईएएस सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में बने थे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत। इसे यानी हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। यानी डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था। इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनका कोई अधिकार नहीं था उनसे शासन करने का अधिकार छीनकर उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। किसके तहत? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत के तहत। ठीक है, उसके बाद हम हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य जो था वह था सतारा, यानी उसे महाराष्ट्र कहा जाता है। पहले महाराष्ट्र को सतारा के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर जयपुर, बुंदेलखंड और संबलपुर, उड़ीसा, झांसी, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को इस नीति द्वारा ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। यह है भारत के अंतर्गत सतारा यानी महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, इनका समयकाल जो 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। और लॉर्ड कैनिंग इन्हीं के शासनकाल में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया था। यानी लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत में आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड कैनिंग। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। ठीक है, ये आपके सभी जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय और फिर भारत का गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनसे आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार डिस्कस करिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। भारत में नियुक्त होने वाला बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ये हमने बिल्कुल फर्स्ट में डिस्कस किया था, तो वह थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद हम बात करें तो द्वैध शासन को किसने लागू किया था? मैंने आपको बताया था द्वैध शासन यानी जो शासन व्यवस्था 2 शासकों के हाथों में होती है उसे द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो यह भी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में
रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट किस ईस्वी में आया है, तो यह आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस ईस्वी में की गई, तो ये 1774 ईस्वी में की गई। तो इसकी प्रमुख कौन थी, एलिजा एम्पे थी। मैंने आपको बताया है, इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सर विलियम जोन ने। उसके बाद सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है। उसे बंगाल के शेर के नाम से किसे जाना जाता था, तो इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड वेलेंजली को जाना जाता है। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी चौथा अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ये मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इनके समयकाल में जो लॉर्ड वेलेंजली थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये हुआ था 1799 में। उसके बाद रविवार की छुट्टी की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुई थी। अब आप मुझे इस वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस सन में हुई थी। आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, निम्न में से किसके शासनकाल में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वह लगाया था लॉर्ड वेलेंजली के शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। पहले भारतीय आईएएस कौन बने थे, तो ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, कौन बने थे गेस कीजिए। आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद होगा, तो वो बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, भारत के पहले आईएएस बने थे। उसके बाद लास्ट 14 क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय निम्न में से किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो का मैंने पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर को आपको समझाया। अगर आप बिल्कुल दिल से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।